एडवुल्फ का चीफ अल्फ्रेड अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने मेज पर पड़े फोन की घंटी बज उठी। अल्फ्रेड ने चंद लम्हों तक फोन को ऐसे ही देखा जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि घंटी की आवाज कहां से आ रही है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मैडम जेनी की कॉल है, दूसरी तरफ से कहा गया तो अल्फ्रेड चौंक पड़ा। कहां से कॉल किया है? अल्फ्रेड ने पूछा। सॉर्ड एरिया से, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, कराओ बात, अल्फ्रेड ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हेलो, जेनी बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद जेनी की आवाज सुनाई दी। सॉर्ड एरिया में पहुंच गई हो, गुड। डॉक्टर आजम का क्या रद्द अमल है? अल्फ्रेड ने कहा। वो खुश भी है और परेशान भी, जेनी ने जवाब दिया तो अल्फ्रेड चौंक पड़ा। परेशान भी है क्या मतलब? जब वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आया है तो फिर परेशान क्यों है? अल्फ्रेड ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो मेरे साथ रहने पर तो बेहद खुश है, लेकिन उसे परेशानी इस बात की है कि जिस लेबॉर्ट्री में इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं है जिसके जरिए वो अपने फार्मूले पर काम को आगे बढ़ा सके, और उसके मुताबिक मशीनरी एक्रेमिया से आती है और उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, जबकि वो फौरी काम करना चाहता है, जेनी ने कहा। सुना तो ये गया है कि इसने फार्मूला मुकम्मल कर दिया है, अब वो उसकी रेंज बढ़ाने पर काम कर रहा है, अल्फ्रेड ने कहा। यस, ऐसा ही है, जेनी ने जवाब देते हुए कहा। उसे कहो कि वो मशीनरी की तफसीलात मुहैया करे, मैं मालूम करता हूँ। हो सकता है किसी लेबॉर्ट्री में ये मशीनरी पहले से मौजूद हो तो हम उसे वहाँ भिजवा देंगे, अल्फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। ये ठीक रहेगा, मैं उससे आज ही ये लिस्ट तैयार कराकर आपको भिजवा दूंगी, कल आपको मिल जाएगी, जेनी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, गुड बाय, अल्फ्रेड ने कहा और रिसीवर रख दिया और उसकी नजरें सामने रखी फाइल पर जम गईं। कुछ देर बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो अल्फ्रेड ने रिसीवर उठा दिया। यस, अल्फ्रेड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। डॉक्टर जोसेफ की कॉल है, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ओह अच्छा, कराएं बात, अल्फ्रेड ने चौंक कर कहा। उसे मालूम था कि डॉक्टर जोसेफ इसराइल के सबसे बड़े साइंसदान हैं और इसराइल से बाहर यूरोप और अक्रेमिया में जितनी भी लेबॉर्ट्रियां हैं वो सब इंतजामी तौर पर डॉक्टर जोसेफ के तहत ही हैं, और डॉक्टर जोसेफ ऐसे आदमी हैं कि उनकी बात इसराइल के सदर भी नहीं टाल सकते। हेलो, डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक सर्द सी आवाज सुनाई दी। अल्फ्रेड बोल रहा हूँ सर, हुक्म करें, अल्फ्रेड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। डॉक्टर आजम टोटल जीरो का फार्मूला साथ ले आया है या नहीं? डॉक्टर जोसेफ ने कहा। यस सर, फार्मूला उसने माइक्रोफिल्म की सूरत में तैयार करके क्लब के सेफ में रखा हुआ था। मेरी एजेंट के सामने ही उसने ये फार्मूला सेफ से निकालकर अपनी जेब में रखा था। उसके बाद यहाँ पहुँचने तक मेरी एजेंट उसके साथ रही है, इसलिए फार्मूला बहरहाल डॉक्टर आजम के पास है। अलबत्ता उसका मुतालबा है कि इस फार्मूले पर मजीद काम के लिए उसे मखसूस मशीनरी चाहिए। मैंने जेनी से कह दिया है कि वो उनसे मशीनरी की लिस्ट तैयार करा ले, हो सकता है कि ये मशीनरी हमारी किसी लेबॉर्ट्री में मौजूद हो, अल्फ्रेड ने कहा। मुझे वो फार्मूला चाहिए ताकि मैं साइंसदानों के एक बोर्ड के साथ उसे चेक करूं, और जैसा कि बताया जा रहा है कि फार्मूला तो मुकम्मल है, अलबत्ता अब उसकी रेंज बढ़ाने पर रिसर्च हो रही है। क्या ऐसा है भी सही या नहीं? अगर ये वाकई मुकम्मल है तो फिर इस बारे में मजीद सोचेंगे, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। लेकिन जनाब, अगर डॉक्टर आजम ने फार्मूला देने से इनकार कर दिया तो फिर? अल्फ्रेड ने एक ख्याल के तहत कहा। ये बात आपने खुद तय करनी है कि किस तरह क्या होना चाहिए। हमारा काम आपको अहकामात देना है और आपका काम उन अहकामात की तामील है, इसलिए जो भी कहा गया है उसे जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो अल्फ्रेड ने रिसीवर रखकर बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। वो सोच रहा था कि ये काम जेनी ही कर सकती है। अभी वो जेनी को कॉल करने का सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी तो अल्फ्रेड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अल्फ्रेड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। पाकेशिया से राल्फ की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। ओह अच्छा, कराओ बात, अल्फ्रेड ने कहा। हेलो सर, मैं राल्फ बोल रहा हूँ पाकेशिया से। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कोई खास बात? अल्फ्रेड ने पूछा।
यस सर, अली इमरान मिस जैनी के खिलाफ हरकत में आ चुका है। उसने बंदरगाह पर मौजूद एक क्लब के मैनेजर से मिलकर मिस जैनी और डॉक्टर सुहेल के बारे में मालूमात हासिल की हैं कि वो कानका गए हैं। राल्फ ने जवाब देते हुए कहा, तुम निगरानी जारी रखो, जब ये वहां से रवाना होने लगें तो ये मालूम करके कि उनकी असल मंजिल क्या है मुझे फोन कर देना, तुम्हें उसका डबल मुआवजा दिया जाएगा, अल्फर्ड ने कहा। ओके जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया तो अल्फर्ड ने बगैर मजीद कुछ कहे रिसीवर रख दिया। अब उनके मुकाबिल किसे लाया जाए, जैनी को या किसी और ग्रुप को, अल्फर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और फोन का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। जैनी से मेरी बात कराओ, अल्फर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो अल्फर्ड ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, अल्फर्ड ने कहा। मिस जैनी लाइन पर हैं बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जैनी, अल्फर्ड ने कहा। यस बॉस, फरमाइए, दूसरी तरफ से जैनी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो अल्फर्ड ने पहले उसे डॉक्टर जोसेफ के फोन के बारे में तफसील बताई, फिर पाकेशिया से राल्फ की कॉल के बारे में बता दिया। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने डॉक्टर जोसेफ की बात न मानी तो इसराइली हुकूमत उल्टा हमारे खिलाफ हो जाएगी और हम सबको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल का मिजाज यही है। ये काम तो बहरहाल करना है, किस तरह करना ये तुम खुद सोचो, अल्फर्ड ने कहा। काम तो बस मेरे लिए बेहद आसान है, क्योंकि मैं और डॉक्टर आजम एक बेडरूम में होते हैं। फार्मूला वो हर वक्त अपने लिबास की खुफिया जेब में रखता है, लेकिन रात को नाइट सूट पहनने के लिए वो लिबास उतारकर अलमारी में लटका देता है। जब वो सो जाएगा तो मैं बड़ी आसानी से फार्मूला निकाल सकती हूँ, लेकिन असल मसला ये है कि सुबह जब उसे फार्मूला नहीं मिलेगा तो वो यकीनन शोर मचाएगा। ऐसी सूरत में उसे गोली मारने के अलावा और कोई चारा न रहेगा और शायद उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो जिंदा ना होगा, जैनी ने तफसील से बात करते हुए कहा। जैसा तुम कह रही हो ये गलत तरीका है, तुम उसे कायल करो कि इंतहाई कीमती मशीनरी की खरीदारी से पहले बोर्ड मीटिंग ज़रूरी है, ताकि सबको मालूम हो सके कि ये फार्मूला इस कदर अहम है कि उसकी खातिर इंतहाई कीमती मशीनरी खरीदी जा सके, अल्फर्ड ने कहा। यही तो मसला है बॉस कि हम इस पर फार्मूले की अहमियत ज़ाहिर नहीं कर सकते। मैंने उसे ये बताया है कि हमें इसके फार्मूले से कोई सरोकार नहीं है, वो इसको मुकम्मल करके जिसको चाहे दे दे। अब अगर मैंने फार्मूले की अहमियत की बात की तो रद्द अमल यकसर मुख्तलिफ हो सकता है। बहरहाल आप फिक्र मत करें, मैं उस पर सोचूंगी। और जहाँ तक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का ताल्लुक है तो अव्वल तो उन्हें ये मालूम ही ना हो सकेगा कि हम कानका से वेस्ट कारमन और फिर कारमन से कब्रिस आए हैं और कब्रिस से बाई रोड उस लेबॉर्ट्री तक पहुंचे हैं, और अगर उन्हें मालूम हो भी गया तो मेरा पूरा ग्रुप उनके खिलाफ काम करेगा और हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है, जैनी ने कहा। लेकिन ये लोग आम एजेंट नहीं हैं और तुम्हारी गैर हाजिरी से डॉक्टर आजम बिगड़ जाएगा, फिर अल्फर्ड ने कहा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। बहरहाल मैं इस पर भी सोचूंगी। आप 2 रोज़ का वक्त दें, फिर मैं ये सारे मसाइल हल कर दूंगी, जैनी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, गुड बाय, अल्फर्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसुरात नुमायां थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।